मित्रों नमस्ते। आज शनिवार है और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपका सहायक बनकर। जिस तरह से पुस्तकें प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में सहायता करती हैं, उसी तरह से मैं भी अपने आप को आपका सहायक मानता हूँ, मित्र मानता हूँ। मैं नहीं मानता कि मैं आपका गुरु हूँ, क्योंकि ऐसी गुरुता मैं अपने आप में नहीं पाता। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम इस समय सिंधु घाटी सभ्यता या कहिए कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, विस्तृत और गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में अंग्रेजों के विचार उनके जो निजी हित थे उससे संपोषित थे। अंग्रेज भारत पर शासन को सही साबित करने के लिए उसे व्हाइट मेंस बर्डन का नाम देते थे। कहते थे कि भारत पर शासन करना अंग्रेजों के लिए कोई लाभकारी सौदा नहीं है, बल्कि एक बोझ है। और इसके लिए वो बार बार विदेशों से सभ्यता के निर्माताओं के, जो विभिन्न सभ्यताएं आई भारत में समय समय पर प्रस्फुटित हुई, उनके निर्माणकर्ताओं को वो विदेशी बताते रहे। और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भी सुमेरिया के लोगों ने आकर किया, जबकि बाद में जब भारतीय इतिहासकारों ने विस्तृत खुदाई करवाई पूरे सिंधु घाटी क्षेत्र में, हड़प्पा संस्कृति के पूरे इलाके में, जो कि काफी बड़ा है। हमने आपको कहा था कि लगभग 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर बड़ा क्षेत्र है। तो जब खुदाई करवाई तो पाया कि स्थानीय संस्कृति, जो स्थानीय कृषक बस्तियां बनी, उनसे ही नगरों का विकास हुआ। स्थानीय कृषि संस्कृति को चलाने वाले लोगों का जो अनुभव रहा, उनका जो ज्ञान था, उनका जो मानसिक आयाम था, काफी विस्तृत था। और उन्होंने नई तरह की टाउनशिप की स्थापना की इस पूरे परिक्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में। कई स्थानों पर छोटी छोटी संस्कृतियां विकसित हुई, उनसे विस्तृत सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। इसमें हम पाते हैं कि प्रवरा नदी के किनारे दहमाबाद, जो महाराष्ट्र में है, वहां प्रवरा संस्कृति का विकास हुआ, उत्पत्ति हुई। दहमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है और प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। इसी तरह से इनाम गांव, जो महाराष्ट्र के ही पुणे जिले में है, वहां जोरवे संस्कृति का विकास हुआ, जो घोर नदी के किनारे है। आहरपना संस्कृति का विकास हुआ गिलुंद में, जो राजस्थान के राजसमंद जिले में अवस्थित है। और झूकर संस्कृति का विकास हुआ चनहुदुरों में, जो सिंध प्रांत में स्थित है, लड़काना जिले में, सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। जिस तरह से मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है, मोहनजोदड़ो के ही आसपास है।
मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर है और एक पूर्वी तट पर अवस्थित है। तो भारतीय इतिहासकार इस बात को स्थापित कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि जो हमारी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका विकास स्थानीय विकास से हुआ। उसमें स्थानीयता का योगदान ही ज्यादा था, न कि बाहर के लोग आए और बाहर के लोगों के निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। वैसे भी इतने बड़े इलाके में उस समय संचार स्थापित करना काफी मुश्किल था, इसलिए कहीं अगर एक शहर में बाहर के लोग आए भी और इस तरह की व्यवस्था कायम की भी होगी, तो पूरे इतने बड़े क्षेत्र में उसका प्रचार प्रसार करना या उस तरह की व्यवस्था बनाना सर्वथा असंभव था। इसलिए ऐसा कहना कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास विदेशियों ने आकर किया, नितांत हास्यास्पद है। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी। जिस कालखंड में मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता प्रस्फुटित हो रही थी, प्रोन्नत हो रही थी, ठीक उसी काल में सिंधु घाटी सभ्यता भी जन्म ले रही थी और अपने विकास को प्राप्त कर रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं जिन पर पहले हम मोटे तौर पर विचार करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का अगर हम पैटर्न देखें तो हम पाते हैं कि ग्रिड लेआउट है उसका। इस तरह का लेआउट है। जिस तरह से शतरंज का बोर्ड होता है उस तरह का लेआउट था, और ऐसा लेआउट तभी संभव है जब सुनियोजित टाउन प्लान, मास्टर प्लान। आज हम अखबार में पढ़ते हैं कि पटना शहर का मास्टर प्लान नगर निगम ने तैयार किया है, दिल्ली शहर का मास्टर प्लान नगर निगम ने तैयार किया है। हालांकि वो मास्टर प्लान सिर्फ कागजों पर ही रह जाता है, अमल नहीं हो पाता उस पर। लेकिन उस जमाने में सिंधु घाटी सभ्यता में न केवल सिंधु घाटी सभ्यता के धर्ताओं ने पता नहीं वो कर्ता धर्ता कौन थे, कोई लिखित सामग्री मिली नहीं है, इसलिए सिर्फ अनुमान ही लगाया जाता है कि या तो पुजारी रहे होंगे या व्यापारी रहे होंगे। ज्यादा संभावना है कि व्यापारी रहे होंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता में लोकतंत्र जैसी कोई व्यवस्था रही होगी। तो उस समय का जो टाउन प्लान था वो काफी सुनियोजित था। ईंट मानकीकृत आकार के थे। आज जैसे इसी घर को ले लीजिए, इसमें जो ईंटें लगी हुई हैं उसमें उसकी मोटाई 2.5 इंच,
चौड़ाई 5 इंच और लंबाई 10 इंच है। ठीक इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में भी ईंटों का आकार मानकीकृत था। 1:2:4 के अनुपात में ईंटें बनाई जाती थी। नगरों के चारों तरफ रक्षात्मक दीवारें बनाई जाती थी। कई उद्देश्य रहे होंगे दीवार खड़ी करने के पीछे। दीवारें ठंडी हवाओं को रोकती होंगी, बाढ़ से भी रक्षा करती होंगी, क्योंकि सारे जो नगर थे नदी किनारे स्थित थे। साथ ही हमलों से भी बचाव होता होगा। हालांकि ज्यादा संभावना यही है कि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए रक्षात्मक दीवारों का निर्माण किया गया था। गढ़ भी बनाए गए थे। दीवारों के अलावा किलेबंदी की गई थी। रक्षात्मक दीवारें तो ज्यादातर नदी की तरफ से बनाई जाती थी। उसके बाद किलेबंदी भी की जाती थी और किलेबंदी के पीछे भी कोई उद्देश्य रहा होगा कि कोई नगर में अनजान आदमी या जानवर घुस न जाए बिना किसी सूचना के, या बाहर न चला जाए। इस तरह की व्यवस्था रहती होगी। जल निकासी का काफी उत्तम प्रबंध था। नालियां बनाई गई थी, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था नालियों में, मेन होल थे। सुनियोजित तरीके से आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र बनाए गए थे। बाजार अलग था और आवासीय क्षेत्र अलग था। हड़प्पा संस्कृति की जो वास्तुकला थी वो स्वदेशी वास्तुकला थी। इस तरह की वास्तुकला अन्यत्र किसी दूसरी संस्कृति में देखने को नहीं मिलती है, दूसरी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। इसलिए हम आंख मूंद कर कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की जो वास्तुकला थी वो स्वदेशी थी, पूरी तरह से स्वदेशी थी और उपयोगिता आधारित भी थी। सुंदरता या सौंदर्य पर ध्यान नहीं दिया गया है। विशालकाय निर्माण नहीं मिले कि कोई राजा हो तो बहुत बड़े महल में रहता हो और कोई गरीब हो तो बहुत छोटे घर में रहता हो। लगभग समतावाद की स्थिति। बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं। हड़प्पा में सबसे बड़ा अन्नागार मिला है जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर था। इतना बड़ा था। 50 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा। 6 कमरे 2 कतारों में हड़प्पा में बनाए गए थे, जिनके बीच में 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया था। इनके निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। फर्श में चारकोल, जिप्सम, सुर्खी चूना का प्रयोग किया गया था ताकि लीकेज न हो, अनाज भीगे नहीं। इसी तरह से मोहनजोदड़ो में भी हमें विशाल अन्नागार प्राप्त होते हैं जो 45-46 मीटर लंबे और 23 मीटर चौड़े हैं। अन्नागार ईंट के चबूतरे पर बनाए जाते थे। जाहिर है कि बाढ़ से बचाव का भी ख्याल रखना होता होगा। निचली बस्ती में बना दे तो अन्न बाढ़ आने पर खराब हो सकता था। इन अन्नागारों की फर्शों से हमें विभिन्न प्रकार के अनाज मिले हैं। जौ मिला है, गेहूं मिला है, उड़द मिला है, तिल मिला है। इससे पता चलता है कि उस समय में
कृषि काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाने लगी थी, खेती, और काफ़ी उपजाऊ ज़मीन थी, उपज अच्छी होने लगी थी। अब इन नगारों के निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। और जहां तक संभावना हो सकती है कि पूरी तरह से, जैसे सोवियत संघ में कुछ साल पहले तक निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, उस तरह की कोई व्यवस्था रही हो, और जो भी उपज होती हो खेतों में, और सारे के सारे उपज एक स्थान पर जमा कर दी जाती हो, और जिसकी जितनी जरूरत रहती हो उस अनुसार उसको अनाज बाद में वितरित किया जाता। दूसरी संभावना यह भी है कि अकाल से बचने के लिए, सूखा, बाढ़, इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए अनाज का भंडारण किया जाता होगा। दोनों तरह की बातें हो सकती है। अब हम बात करेंगे, ये तो रही मोटे तौर पर हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। अब हम विस्तार में जाते हैं और विस्तार पूर्वक बात करेंगे सबसे पहले बस्तियों के बारे में, कि हड़प्पाकालीन बस्तियां किस तरह की होती थी। तो हड़प्पाकालीन जो बस्तियां होती थी उसके दो भाग होते थे, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी भाग छोटा होता था, जबकि पश्चिमी भाग ज्यादा बड़ा होता था। पूर्वी भाग गढ़ के भीतर रहता था, उसकी किलेबंदी की जाती थी, उसकी चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, जबकि अधिकतर स्थानों पर पश्चिमी भाग गढ़ के बाहर है। दूसरी बात कि पूर्वी भाग ऊंचे चबूतरे पर होता था और पश्चिमी भाग या तो चबूतरा होता ही नहीं था उसमें, या चबूतरा होता भी था तो काफी कम ऊंचाई का होता था। पूर्वी भाग में संभवतः गण्यमान्य लोग रहते होंगे, और पूर्वी भाग में ही जो महत्वपूर्ण निर्माण होता था, जैसे अन्नागारों का निर्माण या मोहनजोदड़ो का स्नानागार, ये सब पूर्वी भाग में ही प्राप्त होता है। पश्चिमी भाग में निम्न आय वर्ग के लोग रहते होंगे, मजदूरों का घर रहता होगा वहां पे, श्रमिकों का या मध्य वर्ग का रहता होगा, और पूर्वी भाग में उच्च वर्ग के लोग रहते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, लोथल, धौलावीरा, ये जो शहर है, 7 शहर, ये बड़े शहर थे, बड़ी बस्तियां थी। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी बस्ती थी, जिसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि कम से कम 40-45 हजार लोग वहां रहते होंगे। इसी तरह से हड़प्पा में कम से कम 30 हजार लोग रहते होंगे, इस तरह का अनुमान इतिहासकार लगाते हैं। ये जो 7 बड़े शहर हैं, इनमें गढ़ मिले, पूर्वी भाग है उसमें गढ़ मिले हैं। लोथल में एक ही गढ़ के भीतर पूर्वी और पश्चिमी दोनों भाग हैं,
जबकि चनहुद्रो जो कि सिंध में है, वहां गढ़ है ही नहीं, बिना गढ़ का है। मोहनजोदड़ो का जो छोटा टीला है वो 8 हेक्टेयर में विस्तृत है, जबकि बड़ा टीला बहुत बड़ा 115 हेक्टेयर में विस्तृत है, और दोनों के बीच में 150 मीटर की दूरी है। धौलावीरा में हमें अलग पैटर्न मिलता है। जैसा कि हमने लोथल के बारे में कहा कि एक ही गढ़ के भीतर बस्तियां हैं, दोनों तरह की बस्तियां, और दोनों बराबर हैं। वहां पर दोनों का आकार एक समान है, बड़ा छोटा नहीं है। जबकि धौलावीरा में निचले शहर में 3 भिन्न भिन्न खंड है, और दुर्ग में भी 2 खंड है। बाकी स्थानों पर एक एक खंड है। दीवारें काफी ऊंची बनाई जाती थी, मजबूत बनाई जाती थी। धौलावीरा की दीवारें, धौलावीरा आप जानते हैं कि गुजरात में स्थित है। धौलावीरा की दीवारें बहुत विशाल, 18 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची। इन दीवारों के निर्माण में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया है। मोहनजोदड़ो में जाहिर है कि सिंधु नदी काफी विशालकाय नदी है, और प्रत्येक वर्ष मोहनजोदड़ो के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता होगा। इसलिए बाढ़ से बचाव के लिए 6 मीटर से भी ऊंचा चबूतरा है, जो पूर्वी टीला है, उस जो पूर्वी बस्ती है उसके लिए। मीटर काफी ऊंचा होता है, लगभग 18 फीट ऊंचा चबूतरा। आधुनिक इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है, लोग ताजमहल का उदाहरण देते हैं कि इतने हजार लोगों ने इतने सालों तक, 20 साल तक लगातार काम किया होगा, तब ताजमहल बना होगा। मोहनजोदड़ो ताजमहल से काफी पुराना है, कई हजार साल पुराना है मोहनजोदड़ो शहर। एक अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो के चबूतरों के निर्माण में 10,000 श्रमिकों को 400 दिन लगे होंगे बनाने में। ईंटों के बारे में हमने जैसा कि कहा कि मानकीकृत ईंटें थी। घर बहुमंजिले भी होते थे। घर का दरवाजा सड़क की ओर नहीं खुलता था, उल्टी तरफ खुलता था, और सड़क की तरफ से कोई ताक झांक ना करे, इसके लिए सड़क की तरफ से द्वार तो बनाया जाता था, लेकिन वहां पर दीवार खड़ी कर दी जाती थी। आज भी आपको गांव में बहुत जगह पे इस तरह की दीवारें मिलेंगी। घर में दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग होता था, कच्ची पकी। नालियों में हमेशा पकाई गई ईंटों का ही प्रयोग किया जाता था। नालियों में जगह जगह पे मेन होल होते थे। नालियों को ढक दिया जाता था टाइलों, पकाई गई टाइलों के द्वारा, या फिर पकी हुई ईंटों के द्वारा। पेयजल की भी समुचित व्यवस्था की गई थी।
आज़ादी के 75 साल बाद भी आज हम पाते हैं कि भारत में भारत के प्रत्येक घर में पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया नहीं जा सका है। प्रधानमंत्री जी इस समय योजना चला रहे हैं, हर घर के लिए नल का जल। बिहार सरकार ने भी चला रखी है योजना। लेकिन आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि उस कालखंड में भी सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई थी और इसके लिए बड़े पैमाने पर कुएं खोदे गए थे। मोहनजोदड़ो में तो लगभग हर घर में कुआं था। अब तक मोहनजोदड़ो में 700 कुएं प्राप्त हो चुके हैं। इन कुओं का व्यास 1 मीटर के लगभग है प्रत्येक कुएं का। हड़प्पा में कम कुएं मिले हैं। हड़प्पा में प्रत्येक घर में कुआं नहीं है, सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर कुएं मिले हैं और 6 कुएं मिले हैं वहां पर। आज जब हम 10 इंच का दीवार जोड़ते हैं तो 2 ईंटें दो ईंटों को लंबाई में सटा कर रखते हैं, फिर एक ईंट को चौड़ाई में सटाकर उसके जोड़ते हैं और इस क्रम में दीवार बनाते हैं। इसे सिरसनी और पट्टी तरीका कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में दीवारों में इस तरह का ही पैटर्न मिला है, जो कि काफी आश्चर्यजनक है। उस काल में भी जो राजमिस्त्री थे उनको पता था कि इस तरह से दीवार जोड़ने पर दीवारें ज्यादा मजबूत होंगी। दीवारों को जोड़ने के लिए चूना, सुर्खी, जिप्सम और मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जाता था और ये दीवारें इतनी मजबूत थी कि इनको बने हुए 4-5 हजार साल हो गए और ये आज भी जस की तस है। इनको आज भी खुदाई स्थल पर जाकर देखा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो सीधी होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। काफी चौड़ी सड़कें थी, 13 फुट से लेकर 35 फुट तक चौड़ी। इतनी चौड़ी कि एक बार में 2-2 बैलगाड़ी आमने सामने से क्रॉस हो जाए, एक दूसरे क्रॉस कर ले। सड़कों को बनाने के लिए मानकीकृत पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जिस तरह से आज सड़कें जब बनती है तो पहले ईंटें बिछाई जाती है, पक्की हुई ईंटें, उसी तरह से उस समय भी ईंटें बिछाई गई। सड़कों पर लैंप पोस्ट के भी अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि रात के अंधेरों में रोशनी का इंतजाम भी किया जाता था। जगह जगह पे कूड़ेदान मिले हैं। सड़कों के किनारे नालियां तो थी ही। इस प्रकार हम पाते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की जो नगर योजना थी वो अद्भुत थी। उस तरह की नगर योजना आधुनिक समय में भी भारत में संभव नहीं हो पाई। कुछ शहर हैं जैसे नोएडा, चंडीगढ़ जो व्यवस्थित तरीके से बसाए गए हैं,
बाकी शहरों में जो स्थिति है उसे देखकर रोया ही जा सकता है, प्रसन्न नहीं हुआ जा सकता। पतली पतली संकरी गलियां मिलेंगी आपको, चाहे पटना हो चाहे बनारस हो। ग्रिड प्रणाली तो है ही नहीं, जिसको जिस तरह से मन हुआ घर बना लिया, सड़क को भी हड़प लिया। मास्टर प्लान बार बार बनाया जाता है लेकिन कभी लागू नहीं होता। कितने महान लोग रहे होंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी सभ्यता का या स्थान के लोगों का